दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 14 नवंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट के मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन थे उनकी आज बात करेंगे। बड़ा आसान सा जो मैथ के हिसाब से देखा जाए तो पेपर है, और ऐसा पेपर अगर आ जाए तो मैं समझ रहा कि 15 में से 15 ही होने चाहिए, 14 भी नहीं होने चाहिए। इस टाइप का जो सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाए तो इसके खपत को कितने प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक सही कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे। 1% वाला क्वेश्चन है, ठीक है। प्रतिशत यहां पर क्या करनी है, हमें कमी करनी है। तो जो परसेंटेज है वो ऊपर लिखो 28%, गुणा में 100 और बटे में, अगर प्रतिशत वृद्धि हो रही है, जहां परसेंटेज रखा जैसे 28% बढ़ जाती है तो प्लस करके लिख दो 100 में, और अगर यहां कमी होती तो घटा के लिखते। तो 100 और 28 128 हो, 4 से काट दो, 4 से 28, 4 से काट दो 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 से काट दो 25 बार कटा, 4 से काट दिया 4 8 32, 25 7 175 बटे 8। 8 से अगर मैं भाग दूंगा तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है। कितने बच गए, एक बच गए, 15 हो गए, 8 एकम 8, कितने बचे 7, 70 हो गए, 8 7 56, 8 8 64, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाना चाहिए, उसने जो है निकटतम मान में क्या रखा तो ये 22 के आसपास जा लिया, ठीक है। तो 22% के लगभग हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी खपत में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्या है दूसरा क्वेश्चन भी आसान है। यदि के स्क्वायर प्लस 3 और के क्यूब प्लस 5 अभाज्य संख्याएं हैं तो के का मान क्या होगा। के है, के स्क्वायर प्लस 3 है और के क्यूब प्लस 5 है। जो ऑप्शन है उसके हिसाब से करेंगे। अब यहां पे जाने को जैसा ग्रीन टिक लगा हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर ले रखा हमने हो तो तीसरे से जा सकें, लेकिन नहीं, हम पेपर के हिसाब से करें तो जो पहला ऑप्शन है वो 3 है, दूसरा 7 है, तीसरा 2 है और चौथा 4 है। अब या तो हम चलेंगे पहले ऑप्शन से, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे से, या फिर हम चलेंगे पहले छोटी संख्या को चेक कर लो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी के हिसाब से चलेंगे। तो ये 2 आ गया, इसमें पुट करके देखा, 2 घात 2 प्लस 3, 2 दूनी 4 और 3 7, इसके बाद 2 की घात 3 प्लस 5, तो 2 की घात 3 का मतलब 8, 8 5 13, और तीनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब जो इसका सी ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, वो बिल्कुल एक तरह से सही। क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर हम बात करें, क्या है, यदि राम के धन का 45% सोहन के धन के 50% में जोड़ा जाए तो कुल राशि सोहम के धन का 86% हो जाएगी। सोहम के पास राम के धन का कितने प्रतिशत है। तो इसने कहा राम के धन का 45%, अगर सोहम के धन के 50% में जोड़ा जाए तो सोहम का धन कितना हो जाता है, 86% हो जाता है। 50 से 86 हो रहा, कितना बढ़ रहा, 36% बढ़ रहा। इसका मतलब राम का 45% और सोहम का 36% आपस में क्या है, बराबर, ठीक है। 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, इसका मतलब R बटे S की अगर वैल्यू निकाल लो तो 4 बटे 5 आ जाएगा। क्या कहा उसने, सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत है। अब सोहम के पास 5 रुपए है तो राम के पास तो 4 ही रुपए हैं। अब परसेंटेज बनाना तो गुणा में 100 लगाना पड़ेगा, 25 बार कटा 25 पंजे 125% इसका जवाब आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकते पेपर के हिसाब से। अगर ये भी क्वेश्चन हमें भारी लगेंगे तो फिर आसान क्या लगेगा, ये सोचने वाली बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 0.061 इंटू 0.061 इंटू 0.061 प्लस 0.031 0.031 0.031 बटे
0.061 इंटू 0.031 प्लस 0.031 इंटू 0.031। ऐसे क्वेश्चनों को हमने पहले ही बता रखा। जहां पे ज्यादा बार गुणा आ रही हो, जहां पे ज्यादा घात आ रही हो, उनके बीच का चिन्ह देखना। वो ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर वो काम करना, नीचे होगा तो एक बटे करके वो काम करना। यहां ऊपर ही सबसे ज्यादा बार गुणा हो रही, दो संख्याएं पूरे क्वेश्चन में घूम रही, तो क्या करना, उनके बीच में ही प्लस लगाना, उनके बीच में ही प्लस का चिन्ह लगा के उन्हें क्या कर देना, जोड़ देना। जोड़ दिया तो 0.0639 और एक 2, तो कुल मिला के जो उत्तर आ गया वो पहला ही ऑप्शन बन गया 0.092। बाकी अगर पूरा करना चाहो तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनना। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और नीचे क्या बनना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वो कट जाएगा, बचेगा a प्लस बी। ए की जगह 0.061 है, बी की जगह 0.031 है, दोनों जोड़ दे उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, पांचवी अभाज्य संख्या और 100 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करना। अब पांचवी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, देखो 2, 3, 5, 7, 11। इसका मतलब पांचवी अभाज्य संख्या 11 है। 100 के तुरंत बाद, अब 100 के तुरंत बाद अभाज्य संख्या 101 ही है। 101 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 101 की ही गुणा कर दो तो कितना जाएगा, 11 11 दो बार लिख दो, उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई क्या है, 6 क्या है, यदि अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो प्रतिशत ज्ञात करो। अब हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपए है, क्रय मूल्य जो है मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपए है, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य है उससे 75% ज्यादा है। 100 से 75% ज्यादा है, मतलब 175 रुपए इस पे लिखा हुआ है। प्रिंटेड जो है वो 175 है, 40% की छूट दी, इसका मतलब 60/100 बच गया। तो इसका मतलब 60/100 बच गया। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 4 से काट दिया 15 बार और 15 सत्ते 105। ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस, यो है कॉस्ट प्राइस, यो है सेलिंग प्राइस। 100 का माल 105 में जा रहा, तो लाभ कितना हो गया, 5% का लाभ हो गया। लाभ कितना हो गया, 5% का। ऑप्शन नंबर 3 वो जो है सही जवाब दिखाई दे रहा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर, अरुण ने 525 रुपए में 150 अमरूद खरीदे और उन्हें 36 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। अरुण का लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना और दशमलव के 2 स्थानों तक गणना करनी। अब कुल क्रय मूल्य देखो क्या है, कुल क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है भैया, 525 रुपए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। कुल विक्रय मूल्य निकाल लो, कुल विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस निकाल लो। कैसे निकलेगा, 150 अमरूद है और 36 रुपए दर्जन के हिसाब से बेच रहे, किलो का हिसाब नहीं दिया इसने, 36 रुपए दर्जन। तो पहले 150 के मैंने दर्जन बना लिए, टोटल दर्जन हो गया, और एक दर्जन का मूल्य 36 रुपए, तो 36 से मैं गुणा कर दूंगा। 12 तिया 36 और 150 तिया 450, इसका मतलब कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 450 रुपए, 450 रुपए। 525 में खरीदा माल और 450 में बेच दिया, इसका मतलब बात हो रही है हानि की। जब भी क्रय मूल्य ज्यादा हो जाए, विक्रय मूल्य कम हो जाए, तो मतलब हानि है। घर से जा रहा तो हानि कितने की हो रही है, यहां 75 रुपए गुणा 100 बटे हानि किस पर हो रही है, 525 पर हो रही है, 450 पे। तो जो क्रय मूल्य होता है उस पर हानि होती है, मतलब चाहे वो ज्यादा हो या कम उससे कोई मतलब है ही नहीं। तो हानि किस पर हो रही है हमारी, 525 पे। 25 थी 75, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, तो कुल मिलाकर कितना आ गया भैया, 300/21। ठीक है, तो 300 को भाग कर देंगे हम किससे, 21 से। 21 से कम 21, 9 बज के 90 हुए, 21 चौक 84,
16 बच गए, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया। ठीक है, 21 सत्ते चलेगी, 21 अठे तो 168 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जो 160 ही है। लिखने को तो देखने को ऐसा लग गया था जैसे 168 लिखा गया। 21 सत्ते 147, कितना बच गया, 13, 23 हुए। ठीक है, 21 छिक्का 132, तो 6 पे चला दो, 14 पॉइंट कितना, 7 और 6 आना चाहिए, जबकि इसने दे रखा 14.29%। तो भाग को चेक करना बस, बाकी तो वैसे तो कुछ है नहीं भाई। 25 दूनी 50, 25 कम 25, और यहाँ पे 25 से 75, 300/21 सही है। तो यहाँ पे है, और थोड़ा सा शॉर्ट करें, 3 से काट दिया हमने, यो कट गया 100 बार और यो कट गया 7 बार। और देख लो भैया कभी भाग ना हो रही हो। अब यहाँ 100 को भाग कर हमने 7 से, 7 ही कम 7, ठीक है, 7 चौक 28, 2 पॉइंट आ गया 20। बिल्कुल हाँ, गड़बड़ हो रही थी कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी हमने। और 7 दूनी 14, ठीक है, 6 60, और यहाँ पर हो गए 7 अठे 56, तो 9 बार कर दिया इसने। ठीक, बिल्कुल 14.29% की क्या है, हानि है, यो हानि है, यो भाग जो है हमने कुछ इसमें गड़बड़ कर दी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8.3 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया 4.15 मीटर लंबी है। उस पेड़ की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करनी है, जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनती है। तो एक तरफ छाया लिखेंगे, एक तरफ ऊंचाई लिखेंगे, और ये दोनों ही मीटर में है। 4.15 मीटर की प्रति छाया है, तो लंबाई 8.3 मीटर की है। तो यहाँ पे 40 मीटर की छाया है, तो परछाई कितने की बनेगी, ये तीर का निशान ऊपर को लगाओ। 4 मीटर की छाया है तो 8 मीटर की ऊंचाई है, 40 की है तो कितने की होनी चाहिए, मतलब ज्यादा की या कम की, ज्यादा की होगी। वैसे तो मोटा मोटा सा हिसाब चल रहा, 4.15 का डबल 8.3 हो गए, 40 का डबल 80, इसकी छाया बन जाएगी। बाकी क्योंकि यहां छाया बढ़ी है तो ऊंचाई भी बढ़ेगी, तो यहां पे चोंच वालों के ऊपर गुणा कर दो, 40 गुणा 8.3 बटे 4.15, भाग कर हमने 2 बार कटा, और वही उत्तर जो मैं डायरेक्ट बता रहा था वो उत्तर आ गया 80 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई क्या है, 9वां क्वेश्चन। उसने कहा 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर की भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो a बराबर 24 है, b बराबर 17 है और c बराबर 9 है। s की वैल्यू निकाल दूंगा, s का मान निकाल दूंगा। 24 16 40 और 1 41 और 9 50, 50 बटे 2 मतलब ये आ गया भैया 25। ठीक है, s मतलब अर्ध परिमाप होता है, और परिमाप क्या है, a प्लस बी प्लस सी। आधा निकालना तो बटे 2 कर दो। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, क्या हमें s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। s की वैल्यू कितनी, 25, s माइनस ए 25 में से 24 गए 1, s माइनस बी 25 में से 17 गए 8, s माइनस सी 25 में से 9 गए 16। ठीक है भाई, अब यहां पे देखो 25 का 5 बाहर आ गया, 16 का 4 बाहर आ गया, जो 8 है 8 में से 4 को बाहर ले लो, 4 को बाहर लेंगे तो 2 आऊंगा, अंदर कितना बचेगा, √2। ठीक है, 1 2 तो बाहर आएगा और एक अंदर √2 बच जाएगा। तो 5 चौक 20 दूनी 40, √2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका जवाब बनेगा, जो तीसरा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है, जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखो जन्म दर जो है, जन्म दर जो है वो है 13%, और मृत्यु दर जो है वो है 9%। इसका मतलब अगर मैं वास्तव में देखूं तो बढ़ोतरी कितने की हो रही, 4% की हो रही। भाई ये बढ़ रहे ये कम हो रहे, तो वास्तव में जो बढ़ोतरी है वो 4% की।
तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा भाई, 1,87,500 गुणा 104/100 गुणा 104/100 करूंगा। ठीक है, 2 जीरो से मैं 2 जीरो हटा दूंगा, 4 से मैंने काट दिया, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 से मैंने काट दिया 25 बार। ठीक है, 25 से काट दो, 25 सत्ते 175, 12 बचे, 25 पंजे 125, तो कुल मिला के 75 गुणा 104 और गुणा 26, और जब सबकी गुणा करेंगे तो ये बिल्कुल यही आ जाएगा, 2,02,800 की जनसंख्या हो जाएगी यहाँ पे 2 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है और तुरंत ही दूसरे व्यक्ति को 25/4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। लाभ ज्ञात करना। तो दर का अंतर देखो, जो वास्तव में दर जो होगी बढ़ी हुई वही हमारा लाभ है। 25/4 में से 4% घटा दो, 4 चौक 16, 25 में 16 गए, 9/4% की वृद्धि होगी। तो ये जो ब्याज है जो 9/4 के हिसाब से मिलेगा वही क्या होगा, लाभ। रुपए तो 5,000 ही है दोनों बार, दर 9/4 होगी, समय 2 साल हो गया, परसेंटेज के लिए हम यहां पे मतलब बटे में 100 जो हमारे फॉर्मूले में है। 2 जीरो गई, 2 दूनी 4, 25 निमा 225 रुपए। देखने में बड़ा भयंकर सा लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है तो क्वेश्चन और भी आसान था, समझने का अंतर था, बाकी क्वेश्चन आसान ही था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, विषय एक कार्य को 8, 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे सभी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए, बी और सी। 8, 10 और 12। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, लैसे की अगर मैं बात करूं तो 120 आ जाए, 120, 15 × 120, 12 दूसाम 120 और यहां पर 10 आ जाए। हमें निकालना ए प्लस बी प्लस सी, क्या करेंगे, टोटल काम 120 बटे जो इनकी कार्य क्षमता, यो ए की कार्य क्षमता, यो बी की कार्य क्षमता, यो सी की। तो 15 12 27 और 10 37, यो ही उत्तर आ गया। तो किसी ने ज्यादा हल भी नहीं किया, जो का तू ही दे रखा, तो हम ही क्यों अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, यो ही उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है, तार की लंबाई ज्ञात करें। तो यहां पे जब कोई एक चीज दूसरी चीज में बदली जाती है गला के, तो उनके आयतन बराबर होगा। तार का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। अब जो तार है वो होता है बेलन, तार जो होता है बेलन, पाई आर। आर का मान देखो कितना, यहां पे तार की बात करूं तो वो है 10 सेंटीमीटर, तो आर रह गया 5। लंबाई हमें निकालनी, लंबाई लिख दो या ऊंचाई लिख दो, बात एक है। और जो गोला है उसका व्यास दे रखा 30, तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान हो जाएगा 15, क्यूब को मतलब 3 बार लिखेंगे हम। ठीक है भाई, पाई से पाई गया, 3 पंजे 15, 1 5 गया, 1 5 गया तो 5 तिया 15, लंबाई निकाल दो। 15 चौका 60 और 60 तिया 180 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना। ध्यान देना, भाज्य कह रहा, आप गए हो, ठीक है, अभाज्य नहीं कह रहा है ना, तो यहां गड़बड़ हो जा, आदमी अभाज्य की तरफ तुरंत भागे। औसत निकालना, पहली भाज्य संख्या क्या हो गए, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9 भी भाज्य है और 10 भी भाज्य है। 9 भी तो कट रही 3 से, 5 ही होगी, बटे 5 कर दो। 6 4 10 और 10 20, 20 और 17, 20 और 17 37/5, 5 7 35 और 5 चौक 20,
7.4। देखो यहां गलती के चांस बहुत हैं, आदमी तुरंत इसे 9 को छोड़कर 10 पे और फिर 12 पे जाओगा, यही गड़बड़ हो जाएगा। बस यो ही पॉइंट था इसमें जो ध्यान देने वाला था, एक तो भाज्य का और एक इस 9 का, बाकी क्वेश्चन आसान। लास्ट क्वेश्चन भी है इस शिफ्ट का, उसे देख लेते हैं क्या है। किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4500 किलोमीटर, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 400 किलोमीटर और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 55 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। तो यहां पर हमें औसत गति बतानी, औसत चाल बतानी। अब औसत चाल कह दूं या औसत गति कह दूं, वो बराबर किसकी होती है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब दूरी की बात करो, जोड़ दो भैया, 550, 4500, 400 और 55। 550 को किससे भाग देंगे? 55 से। 4500 को किससे भाग देंगे? 500 से। 400 को किससे भाग देंगे? 25 से। और 55 को किससे भाग देंगे? 35 से। और इसे हल करेंगे, उत्तर बनेगा तुम्हारा। ठीक है, देखो भाई, इससे भाग दिया 10 बार, इससे भाग दिया 9 बार, ठीक है। 25 कम 25 कितने बच गए? 15 और 25 छिक्का 150। 5 से काट दिया 11 बार, 5 से काट दिया 7 बार, ऊपर जोड़ दो, ठीक है। कितना आया भाई? 5 जुगा तो लिख दिया, 5 और 5 10 की 0 हासिल को 1, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15 का 5 का हासिल को 1, 4 और 1 5, 5505 किलोमीटर यो बनी है। ठीक है भाई, 5505 किलोमीटर। अब यहां पे देखो 10 और 9 19 और 16, 19 और 1 20 कर लो, 20 और 15 35 और प्लस 11/7। इसे हल करो, 7 से गुणा करी, 7 पंजे 35, 3 7 या 21 और 3 24 प्लस 11, और ये कहाँ चला जाएगा? 7 चला जाएगा ऊपर। कुल मिलाकर कितना हो गया? 256 बटे में 256, और ये हो गया 5 सते 35 का 5 का हासिल को 3, 5 सते 35 और 3 38 बटे में। देख लो कि 256 एक में ही आ रहा, तो इसे हम डायरेक्ट लिख सके हैं, या तो भाग कर दो और नहीं तो डायरेक्ट हम चला सके हैं इस बात को। ठीक है, 150 सही 135 बटे 256 किलोमीटर प्रति घंटा। और किसी में आ ही नहीं रहा, जब किसी और में नहीं आ रहा, अच्छा देखो पहला क्यों नहीं हो सकता? पूरा पूरा नहीं कटने का। तीसरा क्यों नहीं हो सकता? पूरा पूरा नहीं कटने का। चौथा क्यों नहीं हो सकता? 256 को काट के कहीं 25 आ नहीं सकता। तो बिना भाग करो भी हम, अगर मतलब ये 256 वाली बात भी ना होती तो भी हम बता देते हैं कि यही उत्तर बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 उत्तर बनेगा। तो इन क्वेश्चनों को करके देखो, बार बार करके देखो, 2025 का पेपर आराम से निकल जाएगा। अगर इस टाइप का आगे क्वेश्चन तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर तो कुछ दिक्कत आनी नहीं। 15 के 15 क्वेश्चन होने चाहिए, 14 भी नहीं होने चाहिए। इस टाइप का पेपर था, अगर 14 भी हो रहे तो कहीं ना कहीं हम एक कदम पीछे हट रहे पूरे पेपर में।